स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति, यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है। तो आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जाए उनको आपको याद ज़रूर रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति होता क्या है। तो आपको ध्यान देना है कि किसी भी देश में जो राष्ट्रपति होता है वास्तविकता में वो राष्ट्रपति देश की सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि देश की सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति देश की सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। वर्तमान में रामनाथ कोविंद जो कि भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, वे वर्तमान में देश की सरकार के संवैधानिक प्रमुख है। इसके बाद अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से कौन देश का प्रथम नागरिक है। तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अमेरिका का प्रथम नागरिक है जो बाइडेन, भारत के प्रथम नागरिक है रामनाथ कोविंद, रूस के प्रथम नागरिक है व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के जो प्रथम नागरिक है उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। तो आपको याद रखना है कि किसी भी देश का प्रथम नागरिक कौन होता है तो वो होता है उस देश का राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। इसके बाद बात आती है कि क्या राष्ट्रपति के पद से पूर्व भी कोई पद था, कि जो भारत में राष्ट्रपति का पद है तो उस पद के आने से पहले भी कोई ऐसा पद था जो कि राष्ट्रपति के पद के बराबर था। तो आपको याद रखना है कि जब भारत के राष्ट्रपति का पद आया उससे पहले गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था जो कि राष्ट्रपति के पद के समान ही होता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1950 में पहले राष्ट्रपति बने थे। कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे। तो उससे पहले क्या होता था? गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं 15 अगस्त, कब? तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ। जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ तब गवर्नर जनरल का पद रखा गया था और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आपको याद रखना है कि भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन बने स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। वही अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको याद रखना है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे सी राजगोपालाचारी और ये अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे थे। तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम, पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसके पश्चात गवर्नर जनरल के पद को बदलकर भारत के राष्ट्रपति का पद रखा गया था 1950 में और इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के पद से पूर्व जो पद हुआ करता था उसे कहा जाता था भारत का गवर्नर जनरल। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान में कहाँ पर हुआ है, तो आपको ध्यान देना है कि भारत का संविधान जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो इस संविधान में राष्ट्रपति की बात कहाँ पर की गई है ये आपको पता होना चाहिए। तो राष्ट्रपति का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 में हुआ है। आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के भाग 5 में हुआ है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो कुल 22 भाग हैं जिन्हें कि 25 खंडों में विभाजित किया गया है। तो अगर हम बात करें तो इस 22 भागों में से जो 5वां भाग है इसी में राष्ट्रपति का उल्लेख है और उसमें है अनुच्छेद 52। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये कहाँ लिखा गया है? तो भाग 5 अनुच्छेद 52 में लिखा गया है। आपको याद रखना है। इसके बाद बात आती है कि राष्ट्रपति का पद संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है इसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविधान सभा, जो संविधान सभा थी जिसका कार्य था संविधान निर्माण करना, तो इस संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय कई देशों के संविधानों को
पढ़ा था। तो उन देशों के संविधानों में से भारत के संविधान में कुछ चीज़ें ली गई थी। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो पद है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन में राज प्रमुख होता है, उसी प्रकार हमारे देश में राष्ट्रपति होता है। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। वही दूसरी बात आती है कि राष्ट्रपति के पद का जो निर्वाचन होता है ये निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको याद रखना आयरलैंड का जो संविधान है यही से लिया गया है कि भारत में अगर किसी राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो वो किस प्रकार से होगा। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति बनने के लिए प्रमुख योग्यताएं क्या क्या होती हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले योग्यता आती है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति है उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, तब वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि कम से कम उसकी उम्र 35 वर्ष हो तभी वो राष्ट्रपति बनने योग्य होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है उसमें इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य भी बन सकता है। अगर ये सभी योग्यताएं उसमें होती हैं तो वो राष्ट्रपति बनने के लिए उपयुक्त होता है। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है, इन योग्यताओं को आपको याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे कम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। एक क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। ऑप्शन थे 1, 2, 3 और चौथा ऑप्शन था कि कोई सीमा नहीं है। तो आपको याद रखना है कि हमारे देश भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव में कई बार भाग ले सकता है, यानी कि वो चाहे कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, यानी कि चुनाव में भाग ले सकता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आपको याद रखना है कि भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कोई सीमा नहीं है, व्यक्ति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है कि राष्ट्रपति का पद किन कारणों से रिक्त हो सकता है, यानी कि जो राष्ट्रपति का पद है वो किन किन कारणों से जो है रिक्त हो सकता है, यानी कि खाली हो सकता है। सबसे पहला आता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, यानी कि कोई राष्ट्रपति बना है तो वो 5 वर्षों तक राष्ट्रपति रहता है, लेकिन अगर इन 5 वर्षों से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। इसके बाद बात आती है कि अगर वो चाहे तो 5 वर्ष से पहले अपने पद से त्याग दे सकता है, ये भी आपको याद रखना है। और तीसरी जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि महाभियोग की प्रक्रिया। अब महाभियोग की प्रक्रिया होती क्या है, तो आपको याद रखना है कि अगर कोई राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता है तब उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है और इस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए कि महाभियोग की प्रक्रिया होती क्या है। अगर हम आगे बात करें तो अगला हमारा है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर क्या होगा। अभी हमने 3 कंडीशन पढ़ी कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो पद रिक्त हो सकता है, यदि राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे दें तब पद रिक्त हो सकता है, या फिर उसे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया जाए तब उसका पद जो है वो रिक्त हो सकता है। और अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तब क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे, यानी कि जो उस समय देश के उपराष्ट्रपति होंगे उन्हें ही राष्ट्रपति यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा। जैसा कि हाल ही में चल रहा है अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ गया है, तो उस समय जो राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी वो देश छोड़ के जा चुके हैं, तो अब देश में कोई राष्ट्रपति नहीं है, यानी कि अफगानिस्तान में कोई राष्ट्रपति नहीं है। तो वहाँ के जो उपराष्ट्रपति है सालेह, उन्होंने अपने आप को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया है। तो ये एक प्रकार से प्रक्रिया होती है कि अगर राष्ट्रपति जो है का पद रिक्त हो जाए तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है।
लेकिन हमारे देश भारत में एक और प्रक्रिया है जिसके तहत अगर कोई उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बना है तो वो 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकता है और उसके पश्चात नए राष्ट्रपति की नियुक्ति होना ज़रूरी है। यानी कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं, तो अब 6 महीने का समय रहेगा कि उस 6 महीने के भीतर ही जो है एक नया राष्ट्रपति नियुक्त हो जाना चाहिए। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। इसके बाद बात आती है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो निर्वाचन होता है निर्वाचन मंडल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, एक निर्वाचन मंडल होता है जिसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं। ये सबसे लंबी प्रक्रिया है और आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होंगे। सबसे पहला तो जो सदन है, भारत में कितने सदन हैं, तो 2 सदन है। एक है उच्च सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है, एक है जो निम्न सदन उसे लोकसभा कहा जाता है। तो यानी कि राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं, यानी कि जो चुनकर आए हैं निर्वाचित सदस्य, वे इसमें भाग लेंगे। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और आपको बताने कि निम्न में से कौन जो है निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित से तात्पर्य है जो चुनकर आते हैं, क्योंकि लोकसभा में 2 व्यक्ति और राज्यसभा में 12 व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, तो वे इसमें भाग नहीं लेंगे। सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे राज्यसभा और लोकसभा के। इसके अलावा जो राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा होती है, तो इनके सदस्य भी भाग लेंगे। तो आपको पूरा याद रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। वर्तमान में कितनी विधानसभाएं हैं, तो 30 विधानसभाएं हैं। 28 तो राज्यों की विधानसभा है और 2 विधानसभाएं हैं केंद्र शासित प्रदेश की, जिसमें से एक है दिल्ली और दूसरा है पुडुचेरी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब बात आती है कि भारत का राष्ट्रपति नियुक्त हो चुका है, तो उसके पश्चात उसके कार्य क्या क्या होते हैं। भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है कि अगर हमारा देश भारत किसी अन्य देश के साथ कोई समझौता करता है, समझौते पर हस्ताक्षर करता है या किसी भी प्रकार का कोई कार्य होता है, तो वो सिर्फ राष्ट्रपति के नाम से होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि भारत सरकार के सभी कार्य किसके नाम से होते हैं, तो आपको याद रखना है देश के राष्ट्रपति के नाम से भारत सरकार के सभी कार्य होते हैं। अब बात आती है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति है उन्हें कितनी शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हमारे देश के राष्ट्रपति के पास 5 शक्तियाँ हैं। सबसे पहली है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, विधायी संबंधी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। तो ये 5 शक्तियाँ प्राप्त है देश के राष्ट्रपति को। अब हम जानेंगे इन प्रत्येक शक्ति में राष्ट्रपति के कार्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आती है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि राष्ट्रपति किन किन लोगों को नियुक्त कर सकता है। किसी राज्य के राज्यपाल को, महान्यायवादी को, महालेखा परीक्षक, अन्य देशों के राजदूतों को, यानी कि भारत से अगर कोई राजदूत अन्य देश जाते हैं तो उन्हें नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। उच्चायुक्त आदि को नियुक्त करना राष्ट्रपति का कार्य होता है। राजदूत और उच्चायुक्त इनके मध्य जो अंतर है वो आपको समझना है कि जो देश राष्ट्रमंडल देशों में शामिल है उनमें नियुक्त होते हैं उच्चायुक्त, और जो राष्ट्रमंडल देशों में शामिल नहीं है वहाँ पर नियुक्त होते हैं राजदूत। तो इन सभी को नियुक्त करना राष्ट्रपति का कार्य होता है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि 3 कमान है भारत की, 3 प्रमुख सेनाएं हैं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। इनका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो देश का राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा देश का जो राष्ट्रपति है वो संसद के 3 अंगों में शामिल होता है। संसद के 3 अंग कौन से हैं,
राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों संसद के अंग हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है। तो आपको ध्यान देना है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों ही संसद के अंग हैं। इनके अलावा कोई भी संसद के अंग में शामिल नहीं है। तो ये हैं कार्यपालिका संबंधी कुछ शक्तियाँ राष्ट्रपति की। इसके बाद अगर हम बात करें विधायी शक्तियाँ, आपको याद रखना है विधायी यानी कि कानूनी कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है राष्ट्रपति को। संसद का प्रथम अधिवेशन और लोकसभा के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करना राष्ट्रपति की शक्ति है। यानी कि नई लोकसभा गठित हुई है, यानी कि नए चुनाव हुए, फिर लोकसभा गठित हुई, तो इसका जो पहला अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता करेगा या उसको संबोधित करेगा राष्ट्रपति। इसके अलावा किसी बिल को कानून बनाने अथवा न बनाने का शक्ति भी किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास होती है। कोई बिल सदन में पारित हुआ है या सदन में आया है तो उसे कानून बनाया जाए या न बनाया जाए, इस पर जो है अंतिम शक्ति प्राप्त होती है राष्ट्रपति को। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति, किसी बिल पर या किसी विधेयक पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। और ये किस अनुच्छेद में है, तो ये क्वेश्चन हाल ही में हमारे पोल क्वेश्चन में पूछा गया था। तो अनुच्छेद 108 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसके बाद आता है कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, मंत्रिपरिषद कहाँ पर होती है, तो लोकसभा में होती है। तो लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद है अगर यह सिफारिश करे तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में दो सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन हो गया क्योंकि उसे भंग नहीं किया जा सकता, और लोकसभा जो अस्थायी सदन हुआ इसे भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद चलते हैं आगे, और अंतिम जो शक्ति है वो है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ ये भी किसे प्राप्त है, राष्ट्रपति को। बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अगर सदन में कोई धन विधेयक प्रस्तुत करना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति की आज्ञा होना जरूरी है। बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है। इसके बाद आती है और इम्पोर्टेंट है न्यायिक शक्तियाँ। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यायिक शक्तियाँ में होता क्या है, तो बंदी को समाधान की शक्ति, ये जो समाधान की शक्ति है ये है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, और इसे लिखा गया है अनुच्छेद 72 में। आपको याद रखना है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 72 में है समाधान की शक्ति जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसमें होता क्या है कि कोई बंदी है जो जेल में बंद है, यानी कि किसे सज़ा सुनाई गई है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसका सज़ा का स्थगन कर सकता है, यानी कि उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है, उसे माफ़ी भी दे सकता है और सज़ा को कम भी कर सकता है। यानी कि अगर किसी को उम्र कैद दी गई है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे उम्र कैद से जो है मुक्त कर सकता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि उसे माफ़ी दे सकता है या फिर उसको सज़ा को कम कर सकता है, यानी कि उम्र कैद से सिर्फ 10 वर्ष की सज़ा भी राष्ट्रपति के द्वारा दी जा सकती है। तो ये एक प्रकार से राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, और ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 72 में है। इसके बाद आती सबसे अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास 3 प्रमुख आपातकालीन शक्तियाँ हैं। सबसे पहला आता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 352 में है। इंपॉर्टेंट है और इनके अनुच्छेद भी आपको याद रखने। राष्ट्रीय आपातकाल में होता क्या है, अगर हमारे देश भारत और किसी अन्य देश के मध्य अगर युद्ध चल रहा हो तो राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, या फिर हमारे देश भारत में कहीं पर कोई विद्रोह हो रहा हो, सशस्त्र अगर विद्रोह हो रहा हो तो भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इसके बाद आता है राष्ट्रपति शासन, जो कि है अनुच्छेद 356 में। राष्ट्रपति शासन में होता क्या है, तो हमारे देश भारत में, मान लीजिए हमारे देश भारत में किसी राज्य में चुनाव हुए,
इस चुनाव में ये स्पष्ट नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यानी कि किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, तो उस राज्य का राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति को ये पत्र लिख सकता है या उन्हें सूचित किया जा सकता है कि हमारे राज्य में किसी भी प्रकार का कोई शासन नहीं है, यानी कि यहाँ पे संवैधानिक जो है शासन नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तब जो है राष्ट्रपति शासन लगाता है किसी राज्य में। ये लिखा गया है अनुच्छेद 356 में। इसके बाद आती है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल तब लगाया जाता है जब देश में धन की कमी हो जाए, यानी कि देश में जो है पैसे की कमी आ जाए, तब है राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 3 प्रकार के आपातकाल हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल है अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन है अनुच्छेद 356 में और वित्तीय आपातकाल है अनुच्छेद 360 में। तो ये हैं प्रमुख शक्तियाँ किसकी, तो राष्ट्रपति की, और आपको याद रखनी है। अब आता है ऑप्शन, वो है राष्ट्रपति पर महाभियोग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अभी हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति का पद कितने प्रकार से रिक्त हो सकता है, तो 3 प्रकार से रिक्त हो सकता है। राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, राष्ट्रपति ने अपने पद से त्याग दे दिया हो, या फिर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया तभी लाई जाती है जब हमें ये लगता है, ठीक है दोस्तों, सदन के व्यक्तियों को ये लगता है कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुसार कार्य नहीं किया है, तो उस पर महाभियोग लगाया जाता है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें इस महाभियोग की प्रक्रिया की, तो यह प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। अमेरिका का भी राष्ट्रपति होता है और वहाँ पर इस प्रकार की प्रक्रिया थी कि अगर राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य नहीं करे तो उसे पद से हटाया जा सकता है। और इस प्रक्रिया को हमारे देश के संविधान में कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये कहाँ पर उल्लेखित है संविधान में, तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 61 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब अगर हम बात करें तो संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। तो ये जो है महाभियोग की प्रक्रिया ये किसी भी एक सदन से लाई जा सकती है। इंपॉर्टेंट, और आपको याद रखना है कि संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि इस महाभियोग की प्रक्रिया में होता क्या है या ये प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती है, तो सबसे पहला स्टेप होता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन हैं। तो हम मान लीजिए कि लोकसभा के जो सदन है यहाँ से महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा रही है, तो लोकसभा के जो 1/4 सदस्य हैं इनके द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए महाभियोग की प्रक्रिया पर। इसके पश्चात राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस दिया जाता है। इसके पश्चात क्या होता है कि लोकसभा में जो है महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई है, 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, उसके पश्चात 14 दिनों का नोटिस राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। अब क्या होता है, 14 दिनों के पश्चात लोकसभा के 2/3 सदस्यों द्वारा ये पारित हो जाए, ठीक दोस्तों, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया अगर पारित हो जाती है 2/3 सदस्यों द्वारा, उसके पश्चात क्या किया जाता है, इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है, लोकसभा से राज्यसभा में भेजा जाता है। अगर राज्यसभा में 2/3 सदस्यों द्वारा अगर इसे पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। और अगर राज्यसभा के 2/3 सदस्य या फिर दूसरे सदन के 2/3 सदस्य इसे पारित नहीं करते हैं तो महाभियोग की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाता है। और इससे उल्टा भी हो सकता है कि राज्यसभा द्वारा पारित किया जाए और अंत में लोकसभा के पास जाए और लोकसभा के 2/3 सदस्य अगर इसे मना कर देते हैं तो महाभियोग की प्रक्रिया समाप्त कर दी जाती है। और अगर 2/3 सदस्य इस पर सहमति जता देते हैं तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है महाभियोग की प्रक्रिया, जो कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और इसे लिया गया है अमेरिका के संविधान से, और ये है भारत के अनुच्छेद नंबर 61 में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। और इस वीडियो के अंत में अब हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको याद रखने हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे जो बने थे 26 जनवरी। कब बने, तो 26 जनवरी 1950 को बने थे, क्योंकि इस दिन लगा था या इस दिन लागू हुआ था भारत का संविधान, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। अब ये देश के पहले राष्ट्रपति क्यों बने थे, क्योंकि जो संविधान सभा हुई थी
तो इसके अध्यक्ष भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इसी आधार पर इन्हें देश का राष्ट्रपति पर नियुक्त किया गया था 26 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे थे, 1950 से लेकर 1962 तक। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है, 26 जनवरी 1950 को देश के राष्ट्रपति बने थे। निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी, जो कि निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद अगर बात करें महाभियोग की प्रक्रिया से गुजरने वाले एकमात्र राष्ट्रपति भी नीलम संजीव रेड्डी थे, जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई थी। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे KR नारायणन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। आपको याद रखना है कि देश की पहली और एकमात्र जो राष्ट्रपति थी वे थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और अगर हम बात करें तो वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही रामनाथ कोविंद देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। पहले हैं KR नारायणन और दूसरे हैं रामनाथ कोविंद। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। ये है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिन्हें आपको याद रखना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, देश का राष्ट्रपति। और यहाँ से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको याद ज़रूर करना है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वैसे वीडियो चैनल पर नए ही उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।